हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट हिस्ट्री कॉन्वर्स आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे VBU एंड BBMKU बेस्ड सिलेबस हिस्ट्री कोर 14 सेमेस्टर 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 2, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की की विदेश नीति का वर्णन करें। यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, तो पहले उन्हीं को देखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1881 सलोनिका उस्मानिया साम्राज्य में हुआ, वर्तमान में ग्रीस। मूल नाम मुस्तफ़ा। माता पिता अली रजा, माता जुबेदा हानिम। शिक्षा और सैन्य करियर। प्रारंभिक शिक्षा सलोनिका के धार्मिक स्कूल में हुई। सैन्य शिक्षा इस्तांबुल के सैन्य अकादमी से हुई। 1905 में सैन्य अकादमी से स्नातक। बाल्कन युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में उत्कृष्ट सैन्य सेवा दिए। राजनीतिक जीवन। तुर्की गणराज्य की स्थापना 29 अक्टूबर 1923 को हुई। वो देश के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा सुधार और लैटिन लिपि में तुर्की भाषा का परिवर्तन किया। उनकी मृत्यु 10 नवंबर 1938 को इस्तांबुल में हुई। मृत्यु का कारण सिरोसिस, लीवर की बीमारी। दफन अंकारा में अंतिकबिर समाधि। तो आगे देखते हैं उत्तर। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आधुनिक तुर्की के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1923 से 1938 तक देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। उनके नेतृत्व में तुर्की की विदेश नीति व्यावहारिकता, आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय संप्रभुता पर केंद्रित थी। अतातुर्क ने तुर्की को पश्चिमी देशों के साथ संरेखित करते हुए तटस्थता और गैर संरेखण की नीति अपनाई। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और अच्छे संबंध बनाए रखने पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य आंतरिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना था। अतातुर्क की विदेश नीति ने तुर्की को एक स्वतंत्र और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक समाधान की दिशा में अग्रसर था। अगला हेडिंग है, अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की की विदेश नीति के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता। अतातुर्क का प्रमुख लक्ष्य ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद तुर्की की संप्रभुता और स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखना था। लौज़ान संधि 1923 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने आधुनिक तुर्की की सीमाओं को स्थापित किया और तुर्की क्षेत्र पर विदेशी नियंत्रण और प्रभाव को समाप्त किया। दूसरा, तटस्थता और गैर संरेखण। अतातुर्क ने तटस्थता और गैर संरेखण की नीति अपनाई, जिससे युद्धकालीन अवधि के जटिल गठबंधनों और संघर्षों में उलझने से बच गया। उन्होंने तुर्की को आक्रामक विदेशी नीतियों से दूर रखा और आंतरिक विकास और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरा, सीमाई विवादों का समाधान। पहला, मौसूल विवाद। तुर्की ने मौसूल क्षेत्र जैसे क्षेत्रों पर विवादों को हल करने के लिए कूटनीतिक वार्ताओं में भाग लिया। ब्रिटेन के साथ मौसूल क्षेत्र पर विवाद को राष्ट्रसंघ के माध्यम से सुलझाया गया, जिसमें तुर्की ने वित्तीय मुआवजे और सीमा समायोजन को स्वीकार किया। दूसरा, हताय प्रांत। तुर्की ने 1939 में फ्रांस के साथ कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से हताय प्रांत, पूर्व में अलेक्जेंड्रिया को सफलतापूर्वक अपने में शामिल कर लिया, जो उस समय सीरिया और लेबनान को नियंत्रित कर रहा था। चौथा, आर्थिक विकास और व्यापार। आर्थिक कूटनीति। कमाल पाशा की विदेश नीति का एक और प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास था। तुर्की ने व्यापार संबंध स्थापित करने की कोशिश की, जो इसके आर्थिक आधुनिकीकरण प्रयास का समर्थन करेंगे। दूसरा, औपनिवेशिक उलझनों से बचना। अतातुर्क ने ऐसे आर्थिक संबंधों से बचने का प्रयास किया जो राजनीतिक अधीनता का कारण बन सकते थे। इसके बजाय उन्होंने परस्पर लाभकारी व्यापार संबंधों की तलाश की। पांचवा, महत्वपूर्ण संधियां। पहला, सेव्र की संधि। यह 1919 में हुई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की असफलता के बाद तुर्कियों के साथ किए गए शांति समझौते में से एक था। इस संधि के अनुसार तुर्की को अपने गैर तुर्की क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा। यह तुर्की के लिए एक अपमानजनक संधि रही। जब इटली, फ्रांस तथा इंग्लैंड आदि मित्र राष्ट्रों ने यूनान को सहायता देना बंद कर दिया, परिणाम स्वरूप तुर्कों ने यूनानियों को भगाना प्रारंभ कर दिया तथा सेव्र की संधि को रद्द कर दिया गया। दूसरा, लौज़ान की संधि।
सेव्र की संधि का रद्द होने के पश्चात उसके स्थान पर 24 जुलाई 1923 को मित्र राष्ट्रों द्वारा लौजान की संधि ट्रीटी ऑफ लॉजेंस पर हस्ताक्षर किया गया। इस संधि के माध्यम से तुर्की की स्थिति और सीमाएं स्थायी रूप से निर्धारित हुई तथा उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को पुनर्प्राप्त करने में मदद करती है। इससे तुर्की का आर्थिक विकास और राष्ट्रीय अभिवृद्धि होने का मार्ग प्रशस्त होता है। लौजान संधि ने तुर्की को उनके आधिकारिक भाषा, सीमाओं और संबंधों को स्पष्टता से निर्धारित किया, जिससे विवादों को समाप्त किया गया। साथ ही उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। यह संधि विदेश नीति के क्षेत्र में कमाल पाशा की एक बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट है मॉन्ट्रो की संधि। मॉन्ट्रो की संधि 1936 में साइन की गई थी। टर्की के बॉस्फोरस और डार्डेनल्स के प्रबंध के बारे में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इस संधि का उद्देश्य टर्की के स्ट्रेट्स, ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी तक में नियंत्रण और संचालन के नियमों को निर्धारित करना था। इस संधि ने टर्की के स्ट्रेट्स पर टर्की के स्वराज्य को पुनः पुष्टि दी और युद्ध तथा शांति के समय में युद्धपोत गुजारने की आधिकारिकता प्रदान की। स्ट्रेट्स यानी जलडमरू मध्य। स्ट्रेट्स या जलडमरू मध्य संकीर्ण जलमार्ग होते हैं जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ते हैं और ये नौवहन और वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख उदाहरणों में गिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच और पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच से गुजरा है। तो नेक्स्ट है बाल्कन संधि 1934। तुर्की ने ग्रीस, रोमानिया और यूगोस्लोवाकिया के साथ बाल्कन संधि जैसे समझौते के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में कदम उठाया। इस संधि का उद्देश्य बाल्कन क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना और सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। सिक्स्थ हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तुर्की की सदस्यता। लीग ऑफ नेशन 1932 में भाग लिया। यूनाइटेड नेशन में अप्रैल 1945 में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन किया। नवंबर 1945 में सदस्यता प्राप्त की गई। अगला हेडिंग है इटली के साथ संबंध। 1920 के दशकों में तुर्की और इटली के संबंध उतार चढ़ाव में रहे। पहले इटली ने तुर्की के खिलाफ कई आक्रमण किए, जैसे कि 1911 में ट्रिपोली के प्रति हमला, और वह कई वर्षों तक तुर्की के खिलाफ लड़ा गया। इसके बाद 1923 में तुर्की ने लौजान संधि के माध्यम से इटली के साथ शांति समझौता किया, जिससे संबंधों में सुधार हुआ। तुर्की के अंतालिया और समुद्री तट के कई द्वीपों पर इटली का अधिकार हो जाने से तुर्की भयभीत था। जब मुसोलिनी सत्ता में आया तो दोनों देशों में अच्छे संबंध के लक्षण दिखाई दिए। नेक्स्ट 1928 में मिलान में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई। यूनान और तुर्की के संबंध को भी सुधारने का प्रयास इटली ने किया। अगला हेडिंग है अमेरिका के साथ संबंध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और तुर्की का संबंध खराब हो गया और दोनों के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी दबाव। अमेरिका ने तुर्की पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डाला, खासकर शासन और क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में। तुर्की ने अमेरिकी प्रभाव और हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिरोध किया, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ा। विश्वास की गिरावट। अमेरिका और तुर्की के बीच आपसी विश्वास कम हो गया क्योंकि प्रत्येक देश अपनी अलग अलग नीतियों का पालन कर रहा था। नेक्स्ट है द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और तुर्की के बीच की अस्थिरता और अविश्वास ने उनके राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को प्रभावित किया, जिससे सहयोग और समन्वय में बाधा उत्पन्न हुई। अगला हेडिंग है जर्मनी के साथ संबंध। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जर्मनी के साथ भी तुर्की का संबंध सामान्य था। प्रथम विश्व युद्ध में दोनों देश पराजित हुए थे और दोनों को ही अपमानजनक संधियों को स्वीकार करना पड़ा था। युद्ध के बाद दोनों देश एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे। नेक्स्ट है विश्व युद्ध के दौरान दोनों देश एक दूसरे के साथ लड़े तथा दोनों के बीच मैत्रिक संबंध स्थापित हुआ। नेक्स्ट है जर्मनी ने तुर्की को आर्थिक और सामरिक सहायता प्रदान की, जो उसके रक्षात्मक संबंधों को मजबूत किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।